नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का सीयूईटी स्टडी कैपिटल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं सत्यम आज आपके साथ जुड़ा हूं कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए जो कि आप सबके मन में डाउट्स आ रहे होंगे प्रोविजनल आंसर की के आने के बाद। जैसा कि इस बार का पेपर पिछली बार से थोड़ा टफ आया था, इस बार के जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर दिया उनको तैयारी के लिए भी थोड़ा पिछली बार के स्टूडेंट से कम टाइम मिला था। तो प्रोविजनल आंसर के आने के बाद हम सभी में थोड़ी घबराहट है, सभी स्टूडेंट्स के बीच में जिन्होंने एग्जाम दिया, सभी एक तरह स्टूडेंट्स के बीच में घबराहट है कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। कि अभी क्योंकि आज रात तक का टाइम है हमारे पास चैलेंज करने के लिए, तो हम सभी के मन में डाउट है कि हम किस क्वेश्चन को चैलेंज करें, किस क्वेश्चन को चैलेंज करने से पैसा वेस्ट नहीं होगा, या किस क्वेश्चन को चैलेंज करने से हमारे मार्क्स बढ़ने के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फाइनल आंसर की, जैसा कि अगले 10 दिन के अंदर लगभग फाइनल के आंसर की आ जानी चाहिए, तो फाइनल आंसर की से लगभग चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कुछ कुछ हमें एक तरह से एक पिक्चर क्लियर हो रही है प्रोविजनल आंसर की के आने के बाद से ही, कि क्या कट ऑफ रफ एस्टिमेट जा सकता है, जिसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं उन कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लूं जिसके जिसका जिनका काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है कि हमें इन क्वेश्चंस को चैलेंज करना चाहिए। तो मैं एक एक करके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा, और थोड़ा सा मैं अपना इनपुट देने की कोशिश करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए या वो चैलेंज क्वेश्चन करके आप केवल पैसा वेस्ट करेंगे और एनडीए उसमें कुछ मानेगी नहीं। तो सबसे पहले जो एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ कोल्ड वॉर, यानी कि इनमें से कौन सा जो इवेंट है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है कोल्ड वॉर से। अब इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है क्रिएशन ऑफ बिजोनिया, और दूसरा ऑप्शन है नेशनलाइजेशन ऑफ स्यूज कैनल। जो सबसे बड़ी डिबेट हो रही है वो इन दो ऑप्शंस के बीच में हो रही है। बाकी जो दो ऑप्शन है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान, ये तो लगभग सभी को क्लियर है कि ये कोल्ड वॉर से है, इसमें किसी को डाउट भी नहीं है। अब ये जो इन दो ऑप्शंस में जो डिबेट उठ रही है, अब हम लोग इन दो ऑप्शंस को देख लेते हैं। वैसे मैं पहली बता दूं, ये वाला जो इंडियन आंसर दिया है ये लगभग सही दिया, ये आंसर सही है क्योंकि इसमें थोड़ा वर्ड प्ले भी चल रहा है, और ये आंसर सही है, एनडीए इसमें कुछ चेंज नहीं करेगी। अब देखिए जो क्रिएशन ऑफ बेजोनिया है ये कब आता है डिस्कशन में, जब जर्मनी, हम जानते हैं जर्मनी जो है वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था। अब जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर 2 में हार गया था, तो जो जर्मनी के एरियाज है ना उनको 4 रीजन में डिवाइड करके फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत यूनियन ने आपस से बांट लिए थे कि इस रीजन पे हम एक तरह से रूल करेंगे, इस रीजन पे हम, इस रीजन पे हम, चारों कंट्री से आपस से बांट लिया। अब जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया 1945 के बाद, अब क्या हुआ कि सोवियत यूनियन अपना लेफ्ट लेफ्ट एकदम ओरिएंटेड हो गई और अपना कम्युनिज्म फैलाने लगी, कम्युनिज्म स्प्रेड में लग गई। और यूएसए अपनी एलाइड पावर्स जिसमें कि ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, ये सभी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, ये सभी अपना फैलाना चाह रहे थे। अब क्या हुआ कि यूएसए, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर जो जर्मनी का उनके रूल वाला हिस्सा आया था उन सभी को मिलाकर वहां पे बेजोनिया क्रिएट किया, जो कि बाद में वेस्ट जर्मनी में बन के आता है। तो ये जो क्रिएशन ऑफ बेजोनिया है इसने बहुत ज्यादा रोल निभाया था कोल्ड वॉर को एक तरह से स्पार्क करने में, या जो ऑलरेडी स्पार्किंग हो चुकी थी उसको और ज्यादा फ्यूल देने में। लेकिन जो एक नेशनलाइजेशन ऑफ स्विस कैनाल है, ये 1956 की जो स्विस कैनाल क्राइसिस थी ये हुई तो कोल्ड वॉर में ही है, लेकिन ये कोल्ड वॉर का ऐसा इंसिडेंट है जहां पर यूएसए और यूएसएसआर ऑपोजिट नहीं थे। जैसे कि जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट गमाल अब्दुल नसर ने जब स्विस कैनाल का नेशनलाइजेशन किया तो उसमें इजराइल एकदम विरोध में आ गया, इजराइल एकदम अगेंस्ट में आ गया, फ्रांस एकदम अगेंस्ट में आ गया, यूके एकदम अगेंस्ट में आ गया। तो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने मिलकर हमला बोल दिया इजिप्ट के ऊपर। अब इसमें क्या हुआ, यूएस और यूएसएसआर इसमें एक साथ आ गए और यूके और फ्रांस और इसराइल को पीछे हटना पड़ा। तो ये एक ऐसा इवेंट था जो कि हुआ तो था कोल्ड वॉर में ही, मतलब कोल्ड वॉर की ड्यूरेशन 1945 टू 1990s है, अर्ली 1990s है, लेट 1980s। मगर कोल्ड वॉर के बीच में होने के बावजूद भी ये डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। तो इस अगर यह था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट डिडंट ऑकर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, और यहां पर तीसरा ऑप्शन कोई और होता, जैसे कि होता कि कुछ भी सपोज करिए कोई भी 19th सेंचुरी का इवेंट या ग्रेट डिप्रेशन, कुछ भी आप ऐसा जो एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के पहले हुआ हो या कोल्ड वॉर के पहले हुआ हो, कोल्ड वॉर के बाद हुआ हो, जैसे 9/11 अटैक्स कुछ भी हो गया हो, है ना, तो वहां पर फिर वही आंसर सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चारों ऑप्शन जो सबसे बेटर ऑप्शन है वो नेशनलाइजेशन ऑफ स्यूज कैनाल है, तो एनडीए इस आंसर में कोई चेंज नहीं करेगी, आपको इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं और क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट 1
party alliance since the 1990s have been on territorial compatibility than ideological compatibility. इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि सपोज करें दो पार्टी जब एक साथ आती हैं तो दो पार्टीज के अलायंस में एक साथ आने पर किस फैक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है, इसके बारे में बात हो रही है. जैसे कि अगर हम 1990s जिसे हम कोलिशन एरा कहते हैं कि वहां पर एक किसी भी पार्टी को जैसे 1980s तक 1985 के इलेक्शन तक हम क्या देख रहे थे कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको अच्छी खासी मेजोरिटी मिल रही थी कि उसको किसी और पार्टी की जरूरत नहीं थी अलायंस बनाने के लिए. अगर वो इमरजेंसी के बाद का पीरियड जो कि 1977 से 79 के बीच का पीरियड था, अगर उसको निकाल दे, जब जनता पार्टी जो कोलिशन में आई थी गवर्नमेंट में, उसको छोड़कर बाकी पूरे में तो कांग्रेस के लगभग रूल रहा था. लेकिन उसके बाद कांग्रेस का जब डिक्लाइन शुरू होता है तब छोटे छोटे क्षेत्रीय दल होते हैं जिन्हें हम रीजनल पार्टीज कहते हैं, इनका जो दबदबा बढ़ता है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. यहाँ तक जब पीवी नरसिम्हा राव जी की जब गवर्नमेंट आती है तब भी वो एक तरह से अलायंस पे आती है. उससे पहले बीपी सिंह की गवर्नमेंट रही थी, उसके बाद फिर आगे गुजराल और एच डी देवगौड़ा जैसे जो रीजनल नेता थे वो भी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर के पद तक पहुंचे. तो वहां पे कोलिशन आ रही थी और यहाँ पर जो पार्टीज थी इस एक स्टिच कोलिशन चला था. स्टिच कोलिशन मतलब कि 60 गांठ से कोलिशन चल रही थी, उसमें स्टिच किया जा रहा था उन्हें. तो जो स्टिच किया जा रहा था ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे नहीं था बल्कि एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए था. तो इसमें टेरिटोरियल कंपैटिबिलिटी जो थी उसने ज्यादा रोल निभाया था सिवाय आइडियोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी के. ठीक है, तो स्टेटमेंट जो 1 कह रही है वो एकदम सही कह रही है, और जबकि स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है, बीजेपी's alliances of 1998, 1999, 2004 and 2009 were not territorial compatible. were not. अब देखिए यहां पर थोड़ा लॉजिक प्ले करता है, थोड़ा स्मार्ट गेम प्ले करता है. जब हमें पार्ट 1 स्टेटमेंट 1 में ऑलरेडी बता दिया गया है कि जो कोलिशंस थी वो 1990 से क्या होना शुरू हो गई थी, आइडियोलॉजिकल बेसिस के सिवाय, जहां पे दो पार्टीज हैं उनकी सेम आइडियोलॉजी एक साथ आ रही हैं, इसके सिवाय जो भिन्न आइडियोलॉजीज के दो अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टीज एक साथ आ रही थी. तो हमें ऑलरेडी बता दिया गया है. अब स्टेटमेंट 2 में जस्ट उल्टा कहा गया है. उसी टाइम पीरियड में बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो अलायंसेस थी वो टेरिटोरियल कंपैटिबल नहीं थी. तो ये स्टेटमेंट जो होगी वो होगी गलत, क्योंकि टेरिटोरियल होगी गलत, जो कि ये टेरिटोरियल कंपैटिबल थी. जैसे कि बीजेपी की अलग अलग पार्टी में अलायंस थी, हम कभी देखते थे कभी डीएम के साथ दे रही है, कभी आईआईडीएम के साथ दे रही है, आईआईडीएम फिर जयललिता ने एक बार आईआईडीएमके से जयललिता जी ने एक बार उनका वोट जो छीन लिया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट गिर गई थी, तब एक वोट से जब वो हारे थे. ठीक है, तो यहां पर एक स्टेटमेंट 1 एकदम सही है, और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है. तो इसको भी चैलेंज करके कोई फायदा नहीं है. अब आते हैं इस क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन पे भी गहरी डिबेट हो रही है दो ऑप्शंस के बीच में. एनडीए ने जो आंसर दिया वो दिया रशिया, और जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स किया वो क्या है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स. अगर हम इस क्वेश्चन को सीधा पढ़ते भी हैं कि भाई कि एक पॉपुलेशन में स्टीप डिक्लाइन, यानी कि एक एकदम से गिरावट आई पॉपुलेशन में, स्टीप डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू अंडर इन्वेस्टमेंट्स इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, यानी कि पॉपुलेशन के हेल्थ केयर ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कि वहां का मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया है ना, वहां का फर्टिलिटी रेट कम हो गया हेल्थ केयर पे ध्यान न देने से, एजुकेशन में ध्यान न देने से. वहां की जो पॉपुलेशन पॉलिसी होती है ना, जो चाइल्ड पॉलिसी होती है उस पर एक तरह से उसमें चेंजेस आते हैं, नेगेटिव चेंजेस आते हैं. तो डेमोग्राफिक डिसास्टर कहते हैं उसे. जब आपकी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, आपका डेमोग्राफी तो है, लेकिन उस डेमोग्राफी में डिक्लाइन आ रहा है क्योंकि आपका हेल्थ केयर अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है जो आप अपने सिटीजन को दे रहे हैं. तो नॉर्वे तो भाई स्कैंडिनेवियन कंट्री है, जाहिर सी बात है कि हमें लगेगा नहीं हो सकता ये आंसर. जर्मनी भाई यूरोपियन कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, जाहिर सी बात है कि हमें लगेगा नहीं हो सकता आंसर. अब हमें लगा कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, अभी अलग अलग हुई, जो कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है ना, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये पांचों कंट्री जो समूह है कजाकिस्तान के साथ में मिलकर वो है. तो हमें लगा कि वही होगा आंसर, है ना, जो स्टूडेंट्स वहां पे दे रहे देखना सबको लगा, क्योंकि लॉजिकली देखे अगर किसी को इस बारे में पता नहीं है कि कौन सी कंट्री है, तो अगर कोई गेस करना चाहेंगे हम गेस करेंगे सेंट्रल एशियन स्टेट्स को. मगर इसका आंसर रशिया एकदम सही है. रशिया में पिछले बहुत सालों से, डिकेड से, इनफैक्ट पिछले कुछ सालों तक भी, अभी तक भी देखा जा रहा है स्टीप डिक्लाइन चल रहा है पॉपुलेशन में. वहां पे उस टर्म दिया गया, वहां पे दिया गया डेमोग्राफिक डिसास्टर. यहां तक कि इंडिया में भी इसके बारे में डिबेट्स होती रहती हैं, क्या इंडिया भी डेमोग्राफिक डिसास्टर की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ सकता है, ऐसी डिबेट्स होती रहती है इंडिया के अंदर भी.
तो इसका आंसर जो रशिया दिया गया है वो एकदम सही है, इसको चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है। अब ये आता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मींस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमने भाई पढ़ा है, एक होता है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, एक होता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए। इक्वालिटी ऑफ आउटकम में चाहे कोई कहीं से भी बढ़ रहा हो, उसका जो आउटकम है वो सेम कर दिया जाता है। अब इक्वालिटी ऑफ आउटकम पूछा गया है क्या? अब इसमें दिया गया एक तो एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, तो इट इज रूल ऑफ लॉ, इट इज लीगल इक्वालिटी, राइट? एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ इज लीगल इक्वालिटी, इट इज रूल ऑफ लॉ। अब आ जाता है एन इक्वालिटी, एन इक्वल अपॉर्चुनिटी बिकम अनइक्वल, जो कि एनटीए का आंसर है। फिर एवरीबॉडी हैज इक्वल अपॉर्चुनिटी और एवरीबॉडी हैज इक्वल टैलेंट्स एंड स्किल्स। ये तो नहीं हो सकता कि सबके पास में स्किल्स एक साथ सबके पास बराबर हो जाए, कैसे पॉसिबल हो सकता है? अब जो डिबेट हो रही है वो इन दो ऑप्शंस के बीच में हो रही है। अब पहली नजर से जो तीसरा ऑप्शन है वो हमें एकदम सही लगता है कि भाई सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्यों ये जो आंसर ये जो पूरी स्टेटमेंट ली गई है एंड्रे हेवुड से, एंड्रे हेवुड के इंट्रोडक्शन जो है पॉलिटिकल थ्योरी का, उस बुक से ली गई है, उसका जो इक्वालिटी वाला चैप्टर वहां से ली गई है। अब वहां पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, जैसे कि आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देखिए, एक रेस है, एक रेस जो हो रही है उसमें सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सब बराबर कर दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी को हमें जिताना है तो हम उसको वहां खड़ा कर देंगे और जिसको हमें हराना उसको पीछे खड़ा कर देंगे, अपने आप वो रेस मार जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा सेम होगा, फिर सबके टैलेंट, सबके स्किल्स और सबके हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड होगा कि वो कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट सेम दी गई, आपको अपॉर्चुनिटी सेम दी गई, उसके बाद में आपकी आएंगी स्किल्स, आपका आएगा टैलेंट प्ले में, आपका आएगा हार्डवर्क प्ले में, जो कि आप आगे पहुंचाएगा। यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या करती है, एक आउटकम को इक्वल करने की गारंटी नहीं देती है। आउटकम को इक्वल करने की गारंटी कौन देती है? क्वालिटी ऑफ आउटकम्स। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट, इसको तो कोई इंग्लिश का स्टूडेंट भी सही कर देगा, जिसको पॉलिटिकल को कुछ नहीं पता होगा, है ना, वो भी इसी को टिक करेगा। लेकिन क्योंकि हम पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं तो हमें देखना है कि कौन सी ज्यादा एक तरह से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। तो क्या है? एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बिकम अनइक्वल, यानी कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या? अनइक्वल बनने की। एक से जैसे हम दोनों, कोई मेरे एक बगल में खड़ा है, हम दोनों के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या? एक दूसरे को पीछे छोड़ने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यही है। आई डोंट थिंक कि इसको चैलेंज करेगा, हाँ सॉरी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये है, इसको चैलेंज करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट पढ़े एकदम सही है, लेकिन जो मोर अप्रोप्रिएट है वो ये है। तो आप एनटीए को चैलेंज कर सकते हैं, नो डाउट आप चैलेंज कर सकते हैं, मगर एनटीए बड़ी मुश्किल से किसी अपनी आंसर की में चेंजेस लाता है, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, बहुत मुश्किल से ही वो अपनी आंसर की को चेंज करता है। तो जब तक पुख्ता तरीके से नहीं हो जाता, हाँ उसको चेंज करना ही करना है, तब तक वो चेंज नहीं करता है। अब ये वाले क्वेश्चन में तो बड़ी डिबेट हो रही है कि भाई जो ज्वाइंट, यहाँ पर जो दो बड़े पॉइंट्स उभर के आ रहे हैं वो आ रहे हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को हमें पढ़ा आर्टिकल 108, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड ओवर करते हैं। लेकिन यहां पर जो इस क्वेश्चन का कीवर्ड है वो है ये, व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस। यहां पर ये नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि वो बुला रहे हैं सेशन को, ये नहीं है, वो खुद एड्रेस कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब कब एड्रेस करते हैं ज्वाइंट सेशन को? एक तो जो साल का सबसे पहला सेशन होता है, उस सेशन की बिगिनिंग में जो सबसे पहला होता है वो होता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस, या तो जब नई लोकसभा का गठन होता है, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं और नई लोकसभा का गठन होता है, तो नई लोकसभा के गठन में सबसे पहले प्रेसिडेंट का भाषण होता है, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो एक तरह से रूपरेखा रखते हैं, स्ट्रक्चर रखते हैं पूरी पॉलिसीज का और इंडिया की आने वाली ग्रोथ का। ठीक है, तो जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है, अब आप कोई भी लोकसभा टीवी, जो अब संसद टीवी हो चुकी है, आप संसद टीवी की कोई भी फुटेज उठा के देख लीजिए, आप डालिए केवल प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, आपको दिख जाएगा कि बीच में प्रेसिडेंट महोदय, जो कि अब महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो बैठी होंगी, वो एड्रेस करेंगी, और बगल में दोनों सदन, दोनों एक तरह से पार्लियामेंट के हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के स्पीकर, एक तरफ वाइस प्रेसिडेंट और एक तरफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा बैठे हुए होते हैं। कोई भी उस सेशन को प्रेसाइड ओवर नहीं करता है, केवल प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है और वो वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे उसमें सेशंस नहीं चलते हैं, कुछ डिबेट्स नहीं चलती हैं। ठीक है,
तो यहां पर जो एनटीए का आंसर वो सही है, नो वन प्रिसाइड्स ओवर द सेशन। कोई इसमें आपको फायदा नहीं होगा चैलेंज करने से, बाकी आप कर सकते हैं, लेकिन एनटीए बड़ी मुश्किल होता है, कुछ चीज को अपनी मानती है। बस यहाँ पर वर्ड गेम था एड्रेसेस और कमेंसेस का, ठीक है, एड्रेसेस और कमेंसेस बड़ा ही छोटा सा एक वही होता है ना। और इस बार इसलिए तो कट ऑफ कम जाने के चांसेस, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ऐसे कीवर्ड्स प्ले हुए हैं, ऐसे वर्ड प्ले हुए हैं, किसी किसी क्वेश्चन में इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स दी गई हैं, और हमें मिलते कितने 120 मिनट टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस। तो टाइम कंज्यूमिंग था पेपर अगर हम अभी क्वेश्चंस को देखकर हमें लगेंगे इजी, लेकिन वो केवल और केवल एक स्टूडेंट जब एग्जाम को देता है और जब वो उस प्रेशर को फील करके उस एग्जाम को दे रहा होता है, जब उसे 6-7 एकदम वेग बेकार से क्वेश्चन दिख चुके होते हैं, तो उसका जो मेंटल प्रेशर होता है, जो घबराहट होती है, उसमें ऐसे वर्ड्स पे ध्यान जाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अभी तो हम बैठ के एनालाइज करना बड़ा इजी है, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ पार्टिसिपेंट इन द कंपटीशन, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि तब बहुत सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। उसमें प्रेशर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे वे क्वेश्चन देख के दिमाग खराब होना एक अलग चीज है। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, विच टू अमंग द फॉलोइंग डिड बी आर अंबेडकर आइडेंटिफाई एज क्रिटिक्स ऑफ सोशल रिफॉर्म इन इंडिया। अब देखिए सोशल रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है, यानी कि सोशल रिफॉर्म, यहाँ पे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि सोशल रिफॉर्म में कौन से दो जो हैं वो सबसे बड़े एक तरह से हर्डल बने हुए हैं। यहाँ पर सीधे ये नहीं पूछ रहा कि अंबेडकर जी ने, डॉक्टर अंबेडकर ने किसे क्रिटिसाइज किया, किन किन को क्रिटिसाइज किया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सोशल रिफॉर्म में किसको क्रिटिसाइज किया, सोशल रिफॉर्म में कौन हर्डल बने हुए हैं, किसको क्रिटिसाइज किया। तो एनडीए का जो आंसर है वो पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स एंड एनार्किस्ट, सॉरी एनडीए का आंसर है पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स एंड सोशलिस्ट, जो कि स्टेटमेंट ली गई है उनकी किताब, उनकी बुक एनाइलेशन ऑफ कास्ट से। तो यहाँ पर उन्होंने एनाइलेशन ऑफ कास्ट में सीधे सीधे लिखते हैं कि जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर सोशलिस्ट हैं, ये जो सोशल रिफॉर्म है सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, क्योंकि पॉलिटिकल रिफॉर्म में क्या बात करते हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म की, उनके लिए सोशल रिफॉर्म से पहले आता है पॉलिटिकल रिफॉर्म। अब क्या बिना सोशल रिफॉर्म के, बिना ये जो कास्ट सिस्टम के अंदर जो अनटचेबिलिटी है, जो इनइक्वालिटी है, इसको खत्म किए बिना क्या सोशल, क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म पॉसिबल है? डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग नहीं है। क्या इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो कि सोशलिस्ट बात करते हैं, इकोनॉमिक इक्वालिटी की, क्लास की बात करते हैं, इन इक्वालिटी इन क्लास की बात करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड की बात करते हैं, क्या ये सभी चीजें पॉसिबल है बिना सोशल रिफॉर्म के? डॉक्टर अंबेडकर के अकॉर्डिंग नहीं है, और वहीं पे ये इन दोनों को स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज करते हैं। बाकी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी लाइफ के अंदर एनार्किस्ट को भी क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के एक तरह से पक्षधर थे, सपोर्टर थे, स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म के सपोर्टर, जिसमें एक जो सेंटर होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि वो एक तरह से किसी भी एक तरह से इनइक्वालिटी को या स्टेट कोई अलग हो रहा किसी भी चीज को जो कि स्टेट के अंदर डिसऑर्डर क्रिएट कर रही है, चाहे वो सोशली डिसऑर्डर है, किसी तरह का डिसऑर्डर है, तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर उसको कंट्रोल कर सकता है। तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर फेडरलिज्म की एक तरह से पक्षधर थे, तो उन्होंने एनार्किस्ट को भी क्रिटिसाइज किया, उन्होंने रेडिकल्स को भी क्रिटिसाइज किया, लेकिन पर्टिकुलरली सोशल रिफॉर्म के लिए उन्होंने पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स और सोशलिस्ट को ही क्रिटिसाइज किया। हाँ, लेकिन इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि वही मैंने बोला कि यहाँ पर वर्ड प्ले बहुत ज्यादा हो रहा है, और एक स्टूडेंट जो कि मतलब आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं इन 120 मिनट्स, है ना। आप ये जो क्वेश्चन है ये एक तरह से यूजीसी नेट में आना चाहिए था, जो कि अभी पोस्ट ग्रेड कर चुके हैं, तो वो सीधे किताबों को पढ़ते हैं, ठीक है, और एक तरह सीधे किताब को पढ़ने के बाद भी आपको एकदम ऑन द स्पॉट ये आंसर आ ही जाए, इसको थोड़े 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि जैसा कि ऑलरेडी बता चुका एग्जाम प्रेशर एक अलग चीज होती है। तो जिसका लकीली सही गया आंसर वो खुश होगा, जिसका बाई लक, क्योंकि मैं जानता हूं कि एग्जाम में बैठ के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले वो सोचा हो, यही ऑप्शन सोचा हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन उन्होंने इस आंसर पे टिक कर दिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि आप बहुत ज्यादा पछता रहे होंगे, रिग्रेट में होंगे, लेकिन जिसका लक अच्छा था उसका सही गया। अब ये क्वेश्चन है, ये सबसे वेग क्वेश्चन जो मुझे लगा। अब देखिए यहां पर जो पहली स्टेटमेंट है वो कह रही है लीगल इक्वालिटी डज नॉट गारंटी इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय लॉ। अब लीगल इक्वालिटी का मतलब ही ये होता है कि रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के आगे सभी लोग बराबर हैं। अब एक तरह से गारंटी तो कोई भी दे सकता है, क्योंकि अगर लॉ के आगे सब लोग बराबर हैं तो एक तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन भी कोई चीज होती है, रिजर्वेशन भी दिए जाते हैं जो लोग पीछे छोड़े उनको आगे लाने के लिए। तो ऐसे तो इक्वालिटी बिफोर लॉ तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन
लीगल इक्वालिटी एक तरह से गारंटी है कि अगर कोई लॉ है तो उसके आगे सब लोग बराबर होंगे, ठीक है। और ये चीज एंड्रयू हेवर्ड में लिखी भी हुई है कि इक्वालिटी ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट बाय लॉ होता है लीगल इक्वालिटी में। अब अगर उसके अंदर एक्सेप्शंस देखने के गए, जैसे कि ओपी गोपा में मैंने पढ़ा था तो उसमें कहीं पे लिखा हुआ था नहीं ये गारंटी नहीं भी होती है, ऐसे तो फिर कोई भी चीज गारंटी नहीं होगी किसी चीज की। ऐसे तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो आप बोल देंगे इसके अंदर यही एक्सेप्शंस है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ राइट टू अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उसके अंदर एक्सेप्शंस भी हैं जो कि पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको बराबरी पर लाने के लिए, हम उनको आगे लाने के लिए उनको एक स्पेशल क्राइटेरिया देते हैं, स्पेशल प्रिविलेज तो नहीं बल्कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की उनकी तरफ जो ड्यूटी होती है उनको आगे लाने की, वो करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी अगर हम सीधे ऑन द लाइन इसको पढ़ते हैं तो। बाकी जो लीगल इक्वालिटी कॉन्ट्राडिक्ट्स नहीं भाई, जब लीगल इक्वालिटी कॉन्ट्राडिक्ट्स रूल ऑफ लॉ, जब ये स्टेटमेंट एनटीए ने खुद गलत करी, क्योंकि एनटीए ने जो आंसर दिया वो एसीई दिया है। जब लीगल इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट में नहीं है, यानी लीगल इक्वालिटी रूल ऑफ लॉ है, तो रूल ऑफ लॉ क्या होता है? रूल ऑफ लॉ इज इक्वल ट्रीटमेंट बाय लॉ, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बाय लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। तो जब ये स्टेटमेंट गलत है तो ये स्टेटमेंट भी गलत होनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये स्टेटमेंट एकदम सही है। लीगल इक्वालिटी इज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिविल सोसाइटी, लीगल इक्वालिटी डज नॉट अबॉलिश, गलत है। वही तो कह रहा हूं, स्पेशल प्रिविलेज को अबॉलिश कर देना मतलब कि एक लॉ के आगे सब लोग बराबर हैं, कोई स्पेशल नहीं है। लीगल इक्वालिटी कैन नॉट बी बेसिस, अब लीगल इक्वालिटी बेसिस होती है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स की। तो यहां पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहां पर क्या किया गया है कि ए सी ई को यहां पे सही किया गया है, सीई को। तो यहां पर अगर कोई अगर आंसर देना भी था एनटीए को, ये देना चाहिए था, बाकी ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी हम लोग देखते हैं क्या होता है। इस क्वेश्चन को आपको जरूर चैलेंज करना चाहिए, चैलेंज दिस क्वेश्चन, अच्छे से चैलेंज कीजिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे जो डिबेट आ रही है, ये आ रही है पॉपुलर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट प्री सपोज, दूसरी स्टेटमेंट तो सीधे गलती है, क्योंकि जो पॉपुलर डेमोक्रेसी होती है वो क्यों इस चीज को प्री सपोज कर लेगी, पहले से क्यों सोच लेगी कि हाँ भाई फैक्शनलिज्म है या सेक्शनल डिवीजन सोसाइटी के बटी हुई है, ये सब क्यों प्री सपोज करेगी। वो तो एक तरह से सबको साथ में लेकर एक गवर्नमेंट बनने की कोशिश होगी, डिसीजन लेने की कोशिश की जाएगी। बाकी डिबेट जो मेजर आती है वो ये आती है कि पॉपुलर डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर ये डिबेट हो रही है क्या पॉपुलर डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है या डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर हम डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी में जाते हैं तो डायरेक्ट जो पॉपुलर डेमोक्रेसी होती है क्या होती है, यानी पूरी पॉपुलेशन के साथ मिलकर पॉपुलर, है ना, मेजॉरिटी या सभी की सभी पॉपुलेशन को साथ में मिलकर डिसीजन लेना। तो अगर हम एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन देखें तो पॉपुलर डेमोक्रेसी डायरेक्ट होती है। बाकी इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए, क्योंकि वैसे एनटीए अगर अपने आर्गुमेंट देगी तो इसको सही कर देगी। वही मैंने बोला कि एनटीए बड़ी मुश्किल से किसी आंसर को चैलेंज में मानती है। बाकी अगर हम नई डेफिनेशन देंगे, कोई भी पॉपुलर डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड को छोड़ दे कुछ हद तक डायरेक्ट है, बाकी तो पॉपुलर डेमोक्रेसी कही जाती है, चाहे वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी से नहीं है। तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। बाकी एनटीए शायद ही माने, क्योंकि वो अपने आर्गुमेंट देने लगेगी, है ना, बल्कि आर्गुमेंट्स नहीं देगी, बस आपको चैलेंज को मानेगी नहीं, बस अपनी तरफ से कुछ आर्गुमेंट देगी नहीं, लेकिन उसके पास में होंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, इसको सीधे सीधे लिया गया है महात्मा गांधी जी की बुक हिंद स्वराज से। हिंद स्वराज के अंदर जो सिविलाइजेशन की बात करते हैं वो भले ही अलग अलग पैराग्राफ्स में है या अलग अलग पेजेस पे है, यहाँ पर केवल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोला गया, यहाँ पे नहीं बोला गया एक पैराग्राफ के अंदर की कुछ स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जो भी इंडियन आंसर दिया वो हमें मानना पड़ेगा। अगर कोई चैलेंज कर सकता तो कर दे, मुझे नहीं लगता कि एनटीए इसमें कोई भी चेंज करेगी, क्योंकि भले ही अलग अलग पैराग्राफ से, लेकिन एनटीए ने बोल दिया भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल भी पीजी एंट्रेंस के लिए नहीं बना है, वे क्वेश्चन है, फालतू का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने पूरी हिंद स्वराज पढ़ी भी होगी तो वो कैसे एग्जाम के अंदर बैठकर ये बता सकता है कि हिंद स्वराज के अंदर ये वाली स्टेटमेंट पहले आती है, ये वाली स्टेटमेंट बाद में आती है, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आती है, उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट आती है। बेहद मतलब जिसका लक अच्छा था उसने इस वाले क्वेश्चन को सही कर दिया होगा, अगर उसने अटेम्प्ट किया होगा उसका लक अच्छा होगा, उसने इस वाले क्वेश्चन को सही कर दिया होगा। जो अनलकी रहे होंगे उन्होंने गलत कर दिया होगा। अगर आप ऐसा आर्बिट्री क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछते हैं तो आप जो है गेम को या कंपटीशन को स्किल नहीं बल्कि लक बेस्ड बना देते हैं। और अगर हमें एक अच्छे स्टूडेंट चाहिए आगे मास्टर्स में तो हमें स्किल बेस्ड बनाने ज्यादा फोकस करना पड़ेगा,
ना कि ये लक बेस्ड। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने चाहिए बिल्कुल भी जो कि लक बेस्ड कर दें पूरे पूरे कंपटीशन को। अब बताइए कोई स्टूडेंट पूरी अच्छे से पढ़ाई करके सब सारी जितनी स्टैंडर्ड बुक्स जो बैचलर्स पढ़ाई जाती है सब पढ़ के आके मास्टर्स एग्जाम दे रहा है एंट्रेंस का, ना कि पीएचडी एंट्रेंस का, मास्टर्स एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, आप उससे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक बुक के अंदर, बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट पहले आ रही है कौन सी स्टेटमेंट बाद में आ रही है। लक बेस्ड बना रहे हैं आप गेम को, पूरे कंपटीशन को। In the history of parliament, how many times the parliamentary proceedings were censored? अब यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, एक तो जो सेंसर्ड, अगर यहाँ पे किसी चीज को एक तरह से सेंसर करना यानी किसी चीज को छुपा देना, किसी प्रोसीडिंग को बंद कर देना, है ना, किसी एक सेंसर कर देने, कोई पार्लियामेंट प्रोसीडिंग है जो अंदर हो रही है लेकिन वो बाहर तक आई नहीं, लोगों तक पहुंचे नहीं, लोग देख ही नहीं पाए, उसको सेंसर कर दिया गया, उसको बीप कर दिया गया, सेंसर कर दिया, कुछ भी कर दिया गया। अब एक होता है सेंसर मोशन, जो कि एक अपोजिशन या किसी भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी मिनिस्टर या गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ला सकता है, किसी भी पॉलिसी के अगेंस्ट में ला सकता है कि ये पॉलिसी उसे पसंद नहीं है, वहां पे सेंसर मोशन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पूछा सेंसर पूछा गया और साथ ही पूछा गया पार्लियामेंट्री, यानी कि स्पेलिंग गलत की गई, यहाँ पर एंटी पूछना चाहिए था सेंसर्ड ना कि सेंसर, जो कि सेंसर मोशन होता है। तो एनटीए के यहाँ पे पूरा पूरा क्वेश्चन गलत है, लेकिन एनटीए बड़ी मुश्किल से स्पेलिंग मिस्टेक को मानती है, चैलेंज किया जाना चाहिए, मगर बहुत ही कम चांस है कि एनटीए इस क्वेश्चन को माने, लेकिन इस क्वेश्चन को चैलेंज करिए। एक इतने बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले, क्वेश्चन पेपर को देने से पहले उसकी कई बार स्क्रूटनी होनी चाहिए, कई लेवल्स पे स्क्रूटनी होनी चाहिए कि हम जो स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दे रहे हैं वो स्टूडेंट को कंफ्यूज ना करे। स्टूडेंट ऑलरेडी प्रेशर में, आप उससे ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इतने आर्बिट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इतने वेग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके ऊपर ऐसे स्पेलिंग मिस्टेक्स करके उसको कंफ्यूज करके और कंफ्यूजन में और प्रेशर में क्यों डालना। बाकी देखते हैं माना जाता है या नहीं माना जाता, लेकिन चैलेंज जरूर किया जाना चाहिए वाला क्वेश्चन। अब which among the following is not a principle of utilitarianism, यानी यूटिलिटेरियनिज्म का कोर प्रिंसिपल क्या है, ऐसा करके क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, जिसमें कि कुछ शायद कि जो स्टेट होता है वो फ्री मार्केट होता है, लाइज फेयर होता है, इसको हटा दिया गया था कि यूटिलिटेरियनिज्म का कोर फीचर नहीं है, जबकि कुछ हद तक यूटिलिटेरियनिज्म होता है लेकिन कोर फीचर नहीं है, कोर फीचर के उसमें ये वाला जो स्टेटमेंट उसको हटा दिया गया था पिछले साल के सीयूटी में। पिछले साल के सीयूटी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया यूटिलिटेरियनिज्म का कि इनमें से कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर आ रहा है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम नंबर और ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, इन दोनों स्टेटमेंट से किसी को डाउट नहीं होगा, एकदम सही है। यूटिलिटेरियनिज्म का मेन प्रिंसिपल है, यूटिलिटी का मतलब ही ये होता है सेटिस्फैक्शन। अब जो डिबेट आती है इन दोनों ऑप्शंस पे आती है, स्टेट इज अ नेचुरल नेसेसिटी, ये नहीं मानता यूटिलिटेरियनिज्म, बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि उसके अंदर स्टेट नेचुरल नेसेसिटी नहीं है, बल्कि स्टेट जो है वो नेचुरली नहीं आ रही है, बल्कि एक तरह से अगर हम जेरमी बेंथम के बहुत फेमस जो स्टेटमेंट हम बार बार सुनते रहते हैं कि वो नेचुरल राइट्स क्या बोलते हैं कि एकदम बकवास है, कुछ नहीं है, स्लिट्स है ना, कुछ भी नहीं है उसमें। तो यहाँ पर स्टेट जो है वो एक तरह से हैप्पीनेस को पूरा करने के लिए आता है, ना कि नेचुरल नेसेसिटी के लिए आता है। बाकी जो स्टेटमेंट बी है गवर्नमेंट इज एन नेसेसरी इविल, ये जो है ये लिबरलिज्म की कोर प्रिंसिपल है। ये थॉमस पेन की स्टेटमेंट ये बड़ी फेमस है, जहां पर वो स्टेट को नेसेसरी इविल बोलते हैं, यानी कि लिबरल को स्टेट चाहिए तो नहीं होता है, क्योंकि स्टेट कहीं ना कहीं लिबर्टी को कर्टेल करता है, लेकिन तब भी स्टेट जरूरी हो जाता है उनके लिए, नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि उनको स्टेट में ऑर्डर भी चाहिए, एनार्की नहीं चाहिए, एक तरह से स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आना भी चाहते हैं। तो स्टेट इविल तो है क्योंकि वो लिबर्टी को कर्टेल कर देती है, लेकिन नेसेसरी भी है क्योंकि एनार्की वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो इसका जो आंसर ये दोनों ही सही है, मतलब अगर आप कोर प्रिंसिपल देखेंगे आप बोल देंगे ये तो यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल है लेकिन कोर प्रिंसिपल नहीं है, तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए। अब एनटीए मानती है या नहीं मानती है अलग बात है, लेकिन इस क्वेश्चन को चैलेंज जरूर किया जाना चाहिए। अब कुछ पार्ट के क्वेश्चंस हमारे पास में, अब यहाँ पर ये डिबेट आ रही है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर ₹315 लिख दिया गया, नहीं मानी की आप चैलेंज कर सकते हैं, मगर ये जो है टाइपिंग मिस्टेक जो कि नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, जो कि केवल कंफ्यूजन अराइज करती है, कंफ्यूजन को बढ़ाती है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ऐसी टाइपिंग मिस्टेक्स को एनटीए नहीं करती है, एक तरह से नोटिस या उसको कंसिडर नहीं करती है वो। तो अगर यहाँ पे ₹315 लिख दिया गया जहां पे परसेंटेज नहीं होना चाहिए था, तो एनटीए उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करेगी, लेकिन चैलेंज जरूर किया जाना चाहिए ताकि ये जो मिस्टेक्स हैं ये उनके नोटिस में आए, उनके कंसिडरेशन में आए, ताकि अगली बार वो इन मिस्टेक्स को ना दोहराएं,
या दोहरा भी सकते हैं वो, लेकिन ना दोहराएं ज्यादा अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल चैलेंज किया जाना चाहिए, और ये चीज की मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि ये वाला जो आंसर है वो चेंज होगा, क्योंकि इसका जो सही आंसर है, जैसे कि पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, सिंगल सिटीजनशिप हमें रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप दोनों हम ब्रिटिश से लेते हैं, कि अलग अलग जो राज्य होंगे उनके पास में अलग अलग सिटीजनशिप नहीं होगी, जैसे यूएसए में होता है, वहां का फेडरलिज्म अलग तरह का फेडरलिज्म है, लेकिन इंडिया में केवल सभी जो किसी भी स्टेट में रहते हो सभी इंडियंस हैं। तो पहला जो एकदम सही है। दूसरी जो स्टेटमेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर, ये S1 की जगह 51, 51 को S1 टाइप हो गया है, 51A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम गलत है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई थी, एकदम गलत स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, इसको बिल्कुल चैलेंज कीजिए, 100% चेंज होगा ये आंसर। अब ये इसमें जैसे कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे इसको डाल रहे हैं, उनको आंसर मिल रहा है 473, क्योंकि 354 माइनस 5 349, 478 माइनस 473, और ये यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये यहाँ पे नहीं है, और एनटीए ने ऑप्शंस में गलती करी है, लेकिन वही बात है कि एनटीए बड़ी मुश्किल से अपने किसी आंसर को चेंज करेगी, क्योंकि एक बार जो उसने आंसर की में दे दिया, उसको जब तक एकदम पुख्ता नहीं मिला था, हाँ मुझे चेंज करना मेरी मजबूरी है, तब तक वो उसके आंसर को चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर वो ऐसे प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 354 में जो उसका मिड डिजिट है 5, उसको माइनस कर दिया 353, फिर 478 में उसको जो मिड डिजिट है 7, उसको माइनस कर दिया 471, तो 471 यहाँ पे आंसर में हो, शायद एनडीए ने आंसर 471 ही दिया है। तो एनडीए को जब तक ये नहीं मिलता, उनकी मजबूरी है चेंज करना, तब तक वो चेंज नहीं करेंगे, भले ही उन्होंने कोई मिस्टेक कर दी हो यहाँ पे, उनके पास प्रूफ आ गया है चेंज करने का, नया चेंज करने को नहीं चेंज करेंगे। बाकी चैलेंज जरूर किया जाना चाहिए वाला क्वेश्चन भी। अब ये क्वेश्चन जहां पे बोला गया कि ऐसा एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए जो कि स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, सॉरी, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है इसको एकदम सही कर दे। अब स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बिलीव दैट एग्जामिनेशंस आर अननेसेसरी, यहाँ पे अननेसेसरी की स्पेलिंग गलत है, तो अपने आप जो है इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये गलत है, जबकि जो पहला ऑप्शन है सीधे सीधे वही स्टेटमेंट को दोबारा लिख रहा है, ए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बिलीव दैट द एग्जामिनेशंस आर अननेसेसरी, और अननेसेसरी की स्पेलिंग सही कर दे रहा है, सीधे सीधे इसका आंसर ये है, क्योंकि इसने स्टेटमेंट को कहीं भी चेंज नहीं किया, ना ही चेंज की कोई जरूरत थी, बस जरूरत थी स्पेलिंग चेंज की, जो कि पहले एरर थी, उस एरर को सही कर दिया गया, और ये आंसर एकदम सही है। लेकिन एनटी ने जो आंसर दिया वो ये दिया, नो इंप्रूवमेंट, एकदम गलत आंसर है, इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, 100% ये क्वेश्चन चेंज होगा, इसका आंसर चेंज होगा। अब यहाँ पर जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ जो जिन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया है उनको यहाँ पे क्वेश्चन एकदम सही मिला है, यहाँ पर 7 क्यूब होना चाहिए था, 7 क्यूब में ही आपके साथ में आपका आंसर आता है 21, लेकिन जो इंग्लिश वाले को जो क्वेश्चन दिया गया वहां पे दिया गया 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर में जो आपका आंसर आएगा वो लगभग 12 के करीब आएगा, तो और 12 इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो सभी इंग्लिश जिन्होंने भी इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है उनको इसमें मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, और चैलेंज भी किया जाना चाहिए, जितने भी लोगों ने भी इंग्लिश में दिया है उन सबके लिए क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए क्वेश्चन ही गलत आया था, बिल्कुल चैलेंज किया जाना चाहिए इसको। अब एक कॉम्प्रिहेंशन का एक क्वेश्चन है, अ फ्लोर टेस्ट इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू रिजॉल्व इंटर पार्टी डिस्प्यूट। अब क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इंट्रा पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है फ्लोर टेस्ट है, फ्लोर टेस्ट जो पार्टी के अंदरूनी मामले हैं आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेजिस्लेटिव मेंबर्स के संख्या पर। फिर जो दूसरा है वो है द प्रिंसिपल्स ऑन लिमिटेड डिस्क्रिप्शन इज एप्लीकेबल टू गवर्नर बीएस कोश्यारी ओनली, बल्कि जबकि ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है वो भी गलत है और दूसरी स्टेटमेंट है वो भी गलत है, इसका आंसर होगा बी। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये भी कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज बीएस कोश्यारी द देन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इन इट्स रूलिंग, एकदम सही स्टेटमेंट है ये, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था तब के महाराष्ट्र के गवर्नर बीएस कोश्यारी को, और स्टेटमेंट 2 जो है देयर इज नो लीगल रेमेडी अवेलेबल नाउ एज ठाकरे डिड नॉट रिजाइन आफ्टर द फ्लोर टेस्ट, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ ये लिखा हुआ है कि लीगल रेमेडी अवेलेबल होती अगर ठाकरे फ्लोर टेस्ट के बाद में रिजाइन करते, और स्टेटमेंट यहां पे क्या कह रही है, लीगल रेमेडी अवेलेबल नहीं है
क्योंकि बाद में रिजाइन नहीं किया। यानी स्टेटमेंट दोनों हूबहू नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट एकदम सही है क्योंकि मीनिंग वही दे रही है ये। तो ये वाला क्वेश्चन भी चैलेंज होना चाहिए क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर ए होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन चैलेंज किया जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हम लोग सभी को लगभग सभी डाउटफुल क्वेश्चंस को ओके, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस कर चुके हैं। तो लगभग सभी क्वेश्चंस को हम एड्रेस कर चुके हैं। अब हम आते हैं जो सबसे बड़ा जो डाउट आ रहा है हमारे बीच में, कट ऑफ का। तो इस बार जो मेरा मानना है कट ऑफ पिछली बार से काफी कम जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स और बाहर के भी स्टूडेंट्स, लगभग मैंने सभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात करी और बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 250 क्रॉस कर रहे हैं अभी तक। लगभग मैंने जिनको मैंने मेंटरशिप दी है उसके बाहर और दोनों को मिलाकर लगभग मैंने 100 से 120 स्टूडेंट से बात करी है, और उसमें से केवल 2 या 4 से 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि 250 क्रॉस कर रहे हैं। बाकी 200 से 250 के बीच में लगभग 15 से 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 15 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स रिलाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं 150 से 200 के बीच में, और बहुत से स्टूडेंट्स तो 100 से 150 के बीच में। तो इस बार पेपर टफ आया था, प्लस जो पिछली बार का सीयूटी हुआ था वो था सितंबर में, और हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए जून में। तो जून से लेकर सितंबर तक उनको एक प्रिपरेशन के डेडिकेटेड टाइम बहुत ज्यादा मिल गया था। 2 ढाई 3 महीने उन्होंने केवल प्रिपरेशन करी थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सीयूटी ऑन टाइम हो गया। ऑन टाइम होने से बहुत सारे यूनिवर्सिटी तो सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे, साथ में सीयूटी एग्जाम हो रहा था, और कुछ यूनिवर्सिटी जैसे ही सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुआ वैसे ही सीयूटी एग्जाम हो गया। तो जो डेडिकेटेड प्रिपरेशन का टाइम होता है बहुत कम हो गया था। तो इस फैक्टर की वजह साथ में जो क्वेश्चन आर्बिट जो बढ़ गए थे, आर्बिट क्वेश्चन बढ़ने से क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, क्योंकि जब एक आपका साइकोलॉजिकल प्रेशर चलेंगे तो आपको जो सिंपल क्वेश्चन में जो आप वर्ड है उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, वहां पे गलती कर देंगे, जो मिस्टेक हो जाती है जब आप प्रेशर में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो अगर इन दोनों फैक्टर्स को देखें तो इसीलिए इस बार का कट ऑफ कम जाने के पूरे चांसेस हैं मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप 240 क्रॉस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, 240 230 भी क्रॉस कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, क्योंकि ड्यू में सीट्स बहुत ज्यादा होती हैं। और ड्यू की क्लासेस, ड्यू क्या होता है कि आप अगर ड्यू में एडमिशन लेते हैं तो भले आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन आपको जो क्लासेस होती है वो आर्ट्स फैकल्टी के अंदर ही होती है। तो ड्यू में सीट्स बहुत ज्यादा हैं। ड्यू में अगर आप 200 तक भी लेके फॉर जनरल कैटेगरी, कट ऑफ फिर कैटेगरी कट ऑफ कम करते जाइए, 10 से 15 नंबर कम करते जाइए। वो जनरल कैटेगरी आप 200 से 210 के बीच में भी हैं तो आप ड्यू के पूरे चांसेस आपके बनते हैं। बाकी HCU, BHU और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये सभी 225 प्लस 230 प्लस से आपके चांसेस बढ़ते जाते हैं। 220 प्लस से आपके चांसेस बढ़ते हैं। आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपका 220 प्लस है तो आप जरूर ट्राई करना चाहिए यूनिवर्सिटीज में जिसमें आपको जाना हो, जरूर ट्राई करना चाहिए। बाकी JNU में अगर आउट ऑफ 300, क्योंकि उनका कट ऑफ आउट ऑफ 300 बनता है, फिर बहुत सारे एक तरह से मार्क्स ऐड होते हैं, यानी डेप्रीवेशन पॉइंट्स कहते हैं। अगर आप क्वार्टाइल 1 डेसिमल को बिलोंग करते हैं तो आपको और मार्क्स मिलते हैं, क्वार्टाइल 2 को मार्क्स मिलते हैं, गर्ल्स को स्पेशली मार्क्स मिलते हैं अलग से। तो ये सभी मार्क्स ऐड करके बिना ऐड करे अगर आप 200 के अप्रोक्स हैं, आप 190 के ऊपर हैं, आप 190 के ऊपर हैं आप, तो आपको जरूर ट्राई करना चाहिए JNU के लिए। अगर आउट ऑफ 300 190 के प्लस है, 195 प्लस है, जरूर ट्राई करना चाहिए आपको। तो ये रहेगी मेरे अकॉर्डिंग, ये रहेगी कट ऑफ। बाकी फाइनल आंसर की आने के बाद हम लोग एक और बार डिस्कशन कर लें, क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। पार्ट ए के अंदर जरूर होने वाले हैं, पार्ट बी में 1-2 क्वेश्चन जरूर हो सकते हैं चेंज, पार्ट ए में तो जरूर होने हैं 4 से 5 क्वेश्चन जरूर होने हैं पार्ट ए में चेंज। तो उसके बाद कट ऑफ में थोड़े चेंजेस आएंगे। अभी के लिए मैं इतना कह सकता हूँ कि ये रफ एस्टिमेट जो आप लगा सकते हैं, कुछ चेंजेस जरूर हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।